Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study sentence completion. This is a very important topic in anti-test. The questions of this topic somewhat are very easy, but sometimes they are a bit tricky. How to handle these tricky questions? Let's see. First of all, there are different techniques. The first technique is called contrast signals. For example, here is sentence and at your screen. Although America's total Vietnamese population is dash, comma, the number of students attending universities is surprisingly high. Now, what you are going to do, you are going to fill in this blank. How we can solve this question? You can see that there is a word although. Although is called contrast signal. It means now there should be two words which are opposite to each other. यानी दो words आपस में ऐसे होंगे जो एक दूसरे से opposite होंगे. For example, you can see here the word is high. It means in the blank our word should be opposite to this word. Clear? So now we are let's see the options. Colossal, heroic, minuscule and titanic. Colossal means huge, big. Heroic also gives the same sense. Minuscule, अगर आपको बेटा मिनिस्क्यूल का फर्स्ट का मीनिंग नहीं भी आता तो यू कैन सी अ थिंग हियर द वर्ड रूट मिनी it means this is something small, so this is opposite of high, so this should be your answer. So once again, although is a contrast signal, it means कि word sentence के अंदर दो ऐसे होंगे जो आपस में opposite होने चाहिए. तो high का opposite ना colossal हो सकता है, ना heroic, ना ना titanic. Titanic आप जानते हैं एक big ship था, तो इसका मतलब Titanic means huge and big. Clear? तो so your answer should be minuscule. Charlie. Next, once again. Marriage has many pains but dash has no pleasure at all. But को भी बेटा कंट्रास्ट सिग्नल कहा जाता है. क्लियर? वंस अगेन इट मीन्स कि देयर शुड बी टू थिंग्स ऑपोजिट टू ईच अदर. तो मैरिज का ऑपोजिट चेक करेंगे कि वो क्या हो सकता है. देखें यहाँ पे आप गौर कीजिए, पेन्स का ऑपोजिट क्या दिया है उसने, प्लेजर. क्लियर? तो इसका मतलब बट से पहले जो आपको मैरिज लिखा नजर आ रहा है इसका भी ऑपोजिट कोई होना चाहिए जो आपने ब्लैंक में फिल करना है. तो आइए लेट्स सी द ऑप्शंस. मैट्रीमनी, आपको अगर इस फर्स्ट केस का मीनिंग नहीं भी आता लेकिन एक चीज़ तो आपको समझ आ रही है, मैट्रीमोनियल ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा. तो इसका मतलब होगा कि दिस वर्ड ऑल्सो रिलेट्स टू मैरिज. तो हमें तो मैरिज का ऑपोजिट चाहिए बेसिकली. वेडलॉक, सपोज करें आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता लेकिन वेडलॉक साउंड्स लाइक वेडिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी शादी से ही, मैरिज से ही रिलेट कर रहा है, हमें मैरिज से ऑपोजिट चाहिए. इंट्रैक्शन किस में होती है, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के अंदर. इसका मतलब है इस वर्ड का ताल्लुक भी मैरिज से ही है, हमें तो मैरिज का ऑपोजिट चाहिए. तो फिर इसका मतलब है लास्ट ही आंसर हमारा बचता है, चाहे आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता लेकिन ये आपका आंसर होगा. याद रहे, आई डोंट मीन दैट कि जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता वही आंसर होता है, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा. देखें ध्यान से सुनिएगा. इफ़ यू हैव सेंसिबली एक्सक्लूडेड ऑल द अदर ऑप्शंस देन द रिमेनिंग वन वुड बी योर आंसर, दो यू नो इट्स मीनिंग और नॉट. क्लियर? तो सेंसिबली अगर आपने बाकी सारी ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर दिया है तो जो बाकी बच जाए चाहे उसका मीनिंग आता हो या ना आता हो वो आंसर होता है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट तुझे वाला था जी फर्स्ट टूल. क्लियर? मैं रिमाइंड करता चलो, हम टॉपिक कर रहे हैं सेंटेंस कंप्लीशन का, उसके अंदर डिफ़िकल्ट चीज़ों को हैंडल करने के कुछ ट्रिक्स हैं. क्लियर है? तो वो जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट टूल कहलाता है कंट्रास्ट सिग्नल. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टूल. ओके, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टूल, हियर इज कंट्रास्ट सिग्नल्स लिस्ट. ऑल्दो के अलावा, बट के अलावा, ये दो एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं. ऑल्दो, बट के अलावा ये स्क्रीन पे आपके सामने काफ़ी सारे वर्ड्स हैं. दीज आर ऑल कंट्रास्ट सिग्नल्स. तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इनमें से कोई वर्ड नजर आ जाए तो समझ आइएगा कि नाउ दे शुड बी टू थिंग्स ऑपोजिट टू ईच अदर और टू वर्ड्स ऑपोजिट टू ईच अदर. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट. Our next tool is synonym signals. She is innocent and dash. Here and is called synonym signals. What does this mean? This means and से पहले लिखा हुआ वर्ड और and के बाद में लिखा हुआ वर्ड एक दूसरे का क्या होंगे, सिनोनिम होंगे. तो and से पहले क्या लिखा हुआ, इनोसेंट, उसका मतलब नेक्स्ट वर्ड भी क्या होना चाहिए, इनोसेंट का सिनोनिम ही होना चाहिए. बर्बैरिक तो आंसर नहीं हो सकता. बर्बैरिक मीन्स ब्रूट पीपल, वैशी जो होते हैं. ब्रूट, अब नीचे ब्रूट उसने वंस अगेन लिख दिया है तो ब्रूट का मैंने बता दिया, वैशी. नाइफ, इसका मीनिंग आपको नहीं आता, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं हम. इनह्यूमन, तो इनह्यूमन भी क्या मतलब क्या होता है, गैर इंसानी. तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. इट मीन्स कि योर आंसर इज चार्ली. वंस अगेन देखें, नाइफ का मीनिंग आपको नहीं आता तो वही आपका आंसर है. मैं आपसे फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर आपने सेंसिबली बाकी ऑप्शंस एक्सक्लूड कर दी हैं तो आप देखो ए, बी और डी यानी अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा हमने सेंसिबली एक्सक्लूड कर दिया है.
अब जो बच जाएगा चाहे उसका मीनिंग आता है या नहीं आता वो आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो एंड से पहले जो वर्ड होता है और एंड के बाद वाला वो एक दूसरे का सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव वन मोर एग्जाम्पल। ड्यूरिंग द मिडल एजेस प्लेग एंड अदर डैश डेसिमेटेड द पॉपुलेशन ऑफ इंटायर टाउन्स। यहाँ पे देखिएगा प्लेग के बाद क्या लगा हुआ है, एंड। इसका मतलब है एंड से पहले जो वर्ड है और एंड के बाद आपको ब्लैंक नज़र आ रही है, तो इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सिनोनिम। तो आइए देखते हैं प्लेग के सिनोनिम कौन सा बन सकते हैं। अल्फ़ा में है पेस्टिलेंसेस, नंबर 2 में प्रोक्लिविटीज़, नंबर सी इम्यूनाइजेशंस और डेल्टा में डिमेसिस। तो डिमेसिस तो किसी चीज़ के जवाल को कहते हैं, इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी से है, तो आपके पास आंसर एक ही बचता है यहाँ पे पेस्टिलेंसेस। क्लियर है, तो सॉरी पेस्टिलेंसेस, तो पेस्टिलेंसेस आपका प्लेग का क्या होगा, सिनोनिम जी। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है जी सिनोनिम सिग्नल्स लिस्ट। एंड के अलावा सिमिलरली का वर्ड, फॉर एग्जांपल सेम एज, सिमिलरली, इन एडिशन टू, एडिशनली, फॉर इंस्टेंस, दैट इज़, लाइकवाइज, लाइक, आई आपकी साइंसेज में इस्तेमाल होता है जिसको दैट इज़ कहा जाता है। ई जी साइंसेज में वंस अगेन फॉर एग्जांपल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सिग्नल्स को भी याद रखिएगा। ये भी सिनोनिम जब इनके साथ वर्ड्स अटैच होंगे तो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट टूल है जी हमारे पास सिनोनिम प्लस कंट्रास्ट सिग्नल। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में सिनोनिम सिग्नल भी मौजूद होता है, उसके साथ साथ कंट्रास्ट सिग्नल भी मौजूद होता है। आइए देखते हैं। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रफेल्गर, एडमिरल नेल्सन रिमेन डैश एंड इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड। तो यहाँ पे देखिएगा एंड का सिनोनिम सिग्नल आ गया। इसका मतलब है एंड के बाद जो लिखा हुआ है, एंड से पीछे उसी का सिनोनिम ही आना चाहिए। तो एंड के बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन। इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव? डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो नीचे से हमें कौन सा वर्ड चूज़ करना होगा जो पॉजिटिव है। तो आइए देखते हैं। डिस्टर्ब तो पॉजिटिव वर्ड हो नहीं सकता। उसके बाद अनडिस्टर्ब माइट भी ये आपका आंसर हो, लेकिन इसको फिलहाल हम अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। कन्फ्यूज भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो इनको अभी क्या था हमारे पास, इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन एक पॉजिटिव चीज़ थी, तो ज़ाहिर है इसके साथ दूसरा सिनोनिम पॉजिटिव ही होना चाहिए। लास्ट में बच रहा के पास रोमांटिक। डेफिनेटली और जंग के बैटल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो रोमांटिक जो है वो बिल्कुल सेंस ही नहीं बना रहा। तो इसका मतलब आपका आंसर जो हमने अंडरलाइन किया था बीटा ही बनता है, क्योंकि बीटा अनडिस्टर्ब का वर्ड जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सिनोनिम सिग्नल आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ का कंट्रास्ट सिग्नल भी मौजूद था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले एक और चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से एंड लगा, सिनोनिम सिग्नल फिर आ गया। तो देखिए हिस्टेरिया एंड पैनिक एक दूसरे का सिनोनिम्स है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करता चलो मैं। हिस्टेरिया एक बीमारी का नाम भी है, पैनिक होना, अक्सर आपने ये वर्ड यूज़ करते हो आपके जी वो फलां पैनिक हो गया। क्लियर है, याद रखिएगा जब हम बात करते हैं ना सिनोनिम्स, इट डजेंट मीन कि दोनों वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग एक जैसा होना चाहिए। देखें हिस्टेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है पैनिक से, ठीक है, मीनिंग वाइज, लेकिन ये एक दूसरे का क्लोज मीनिंग है। तो याद रखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम डजंट मीन सेम मीनिंग, यानी दोनों वर्ड्स का सेम मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है, सिमिलर होना चाहिए, बस उसे मिलते जुलते हों थोड़ा बहुत आपस में। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हिस्टेरिया पैनिक एक दूसरे का सिनोनिम है, क्योंकि एंड के सिग्नल से आपस में ज्वाइन हुए हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अब हम बात कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ की। तो देखिए इन स्पाइट ऑफ का यहाँ पे कंट्रास्ट सिग्नल भी मौजूद है। तो कंट्रास्ट सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखी है कि एक तरफ उसके क्या होती है पॉजिटिव चीज़, दूसरी तरफ क्या होती है नेगेटिव। तो देखें इन स्पाइट ऑफ से पहले जो दो चीज़ें आ रही हैं, अनडिस्टर्ब्ड और इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन, पॉजिटिव बातें। इन स्पाइट ऑफ के बाद जो चीज़ें आ रही हैं, हिस्टेरिया एंड पैनिक, नेगेटिव बातें। क्लियर। तो इस तरह से कभी कभी सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि एक ही सिनोनिम सिग्नल भी मौजूद होता है और साथ में कंट्रास्ट सिग्नल भी मौजूद होता है। नेक्स्ट टूल इन दिस टॉपिक इज कॉज एंड इफेक्ट। First of all, we will read the sentence. Someone had removed all the evidence. Thus, it was now dash for the police to continue the investigation. इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं दस का वर्ड यूज़ हुआ। दस यूज़ किया जाता है उस वक्त जब आपने कॉज का इफ़ेक्ट बताना हो। तो कॉज क्या था कि someone had removed the evidence। इफ़ेक्ट का निकला कि पुलिस के लिए डिफ़िकल्ट हो गया उसको इन्वेस्टिगेशन करना। क्लियर। अब देखते हैं हमारा इसके बाद आंसर कौन सा होना चाहिए। डेफिनेटली अभी जो कॉज था कि एविडेंस रिमूव हो चुका है, तो अब बेटर तो आप लगा नहीं सकते कि पुलिस के लिए बेटर था, तो इम्पॉसिबल हमारा आंसर हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस, देन यू विल टेक। इट वाज नाउ इजी फॉर द पुलिस।
डेफिनेटली ये भी सेंस नहीं बना रहा क्योंकि एविडेंस तो रिमूव हो चुकी है। तो लास्ट में क्या बचता है? कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब भी क्या होता है? ईजी। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर एक ही है जिसको हमने अंडरलाइन किया था, दैट इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर? तो कॉज का जो इफेक्ट होगा वो 10 के वर्ड से शो किया जाएगा। कॉज इफेक्ट के ये सिग्नल याद रखिएगा। बिकॉज का वर्ड आपको आज सेंटेंस में देयर फोर, हेंस फोर, दस, एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर दिस रीजन, कंसिक्वेंटली, फॉर, सिंस या इफ। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ वहाँ पे कॉज है, दूसरी चीज़ उसका क्या है? इफेक्ट है। नेक्स्ट वन, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि आपको सेंटेंस में किसी चीज़ की डेफिनेशन दी हो सकती है। आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। डैश कोमा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने कोमा जहाँ जहाँ भी आ रहा है मैं उसको बाकायदा बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स, कोमा, फुल स्टॉप और अदर पंक्चुएशन मार्क्स, दीज आर ऑल हैव वेरी मच इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसीलिए इनको अपने फोकस में रखना है जी। तो कोमे के बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who have studied the development of human race, again comma, suggests that apes and baboons shared common ancestors। देखिए जो आपने ब्लैंक फिल करनी है उसके बाद कोमा लग गया। याद रहे एक चीज़, सेंटेंस कंप्लीशन में कोमा एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो समटाइम वहाँ जो कोई चीज़ मौजूद होती है उसको डिफाइन कर रहा होता है, उसकी डेफिनेशन दे रहा होता है। तो आइए देखते हैं कोमे के बाद डेफिनेशन क्या थी। Who have studied the development of human race, ह्यूमन रेस की स्टडी करने वाले लोगों को जियोलॉजिस्ट तो ज़ाहिर नहीं कहा जा सकता, वो तो रॉक्स को स्टडी करते हैं। फिजिसिस्ट भी नहीं कहा जा सकता, फिजिक्स के जो लोग हैं। लिंग्विस्ट, लैंग्वेज से निकला है तो लैंग्वेज ज़ाहिर है वो लिंग्विस्ट भी नहीं कहा जा सकता उन्हें। तो इसका मतलब है लास्ट ऑप्शन आपका आंसर होगी। क्लियर है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्लियर? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन से लोग होते हैं? जो ह्यूमन रेस को स्टडी करते हैं, उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो मैं इसको सम अप करता चलूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आपके पास जो चीज़ दी जाएगी उसमें कोई डेफिनेशन आ जाएगी उस चीज़ की, तो उस डेफिनेशन से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेशन जो में लिखा हुआ था कि स्टडी द डेवलपमेंट ह्यूमन रेस, इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए आप किसको टिक करेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट को। अभी इसी हेडिंग के अंदर हम मज़ीद हमने कैरेक्टर उसको सब डिवीजन बनाई हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स, ए पार्ट के अंदर। देखिए एग्जांपल देखिएगा पहले आप। ही इज़ अ प्रोटेजे एज ही डजंट लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली। डेफिनेटली इस वर्ड प्रोटेजे का मीनिंग अगर आप इसको अलग से देखें, सेंटेंस से निकाल दें, एक वर्ड आपको लिखा नज़र आता है सिर्फ एक जगह पे, प्रोटेजे। क्लियर? याद रखिएगा ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है। अगर सिंगल इस तरह से वर्ड लिखा हो तो डेफिनेटली आपको उसका मीनिंग नहीं आता होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपकी हेल्प कर रही है सेंटेंस के अंदर, वो क्या था? एज का सिग्नल। तो याद रहे लाइक, एज, सच एज, दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड्स आपको क्या करेंगे? मुश्किल वर्ड के मीनिंग को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं एज के बाद क्या लिखा हुआ था। ही डजंट लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी ऐसा बंदा जो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, वो क्या है? प्रोटेजे जी। तो ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेनेशन इन अदर पार्ट। कभी कभार क्या होगा कि एक मुश्किल चीज़ की या मुश्किल वर्ड की एक्सप्लेनेशन दूसरे पार्ट में आ जाएगी। आइए देखते हैं। द अर्ली मॉर्निंग वाटर हैड फ्रोजन एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड विद अ थिन कोट ऑफ राइम। अब राइम यहाँ पे आपको नहीं पता होगा क्या होता है, ठीक है? तो 90% लोगों को इसका मीनिंग नहीं आता होगा। लेकिन आप देखिए सेंटेंस के एक पार्ट में उसने फ्रेज यूज़ किया था, वाटर हैड फ्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ से हमें आइडिया हो गया कि राइम से मुराद क्या हो सकता है। गेस करने की अगर कोशिश करते हैं आप, या इट माइट बी आइस क्रिस्टल्स। क्लियर? ज़ाहिर है जब पानी फ्रीज होगा तो क्या बनेंगे? वो बर्फ़ बनेगी, तो आइस क्रिस्टल्स। तो थिन कोट ऑफ राइम आइस क्रिस्टल्स को कहा जाता है। तो इस तरह से आप उसकी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोमा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेंटेंस कंप्लीशन टॉपिक। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग में हम देखते हैं। कोमास, हाइफन, ब्रैकेट पे बात की गई है। जिस सेंटेंस में आपको कोमा, हाइफन या ब्रैकेट लगी नज़र आ जाए तो खुश हो जाएं, चेहरे पे स्माइल ले आएँ। कोई लोग भी, अब ये जो मुश्किल वर्ड था जिसका मीनिंग हमें नहीं आता था, दिस इज़ गोना एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन होने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी आई गेव यू अनरेस्ट। वंस अगेन एज आई सेड यू अर्लियर कि कॉम्प्लेसेंसी को अगर आप अकेला करके देखें आपको इसका मीनिंग नहीं आता होगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? इसके बाद क्या लगा हुआ है? कोमा। इसका मतलब ये हुआ नाउ गेट हैप्पी कि जी इसके बाद क्या आने वाला है? ये वर्ड चूँकि मुश्किल था, मीनिंग आता नहीं है, तो इसके बाद किसी तरह से ये वर्ड डिफाइन या एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आइए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आई गेव यू अनरेस्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्लेसेंसी, इसका मतलब क्या होना चाहिए? रेस्ट,
कंफर्ट, सुकून, मोहब्बत। क्लियर? तो क्या कह रहा है वो, इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी की बजाय आई गिव यू अनरेस्ट। उर्दू नहीं आनी आपको, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ उर्दू में। क्लियर हो गया? तो कॉमे ने आपकी हेल्प की, तो कॉमे के बाद जो लिखा होगा वो चीज़ को डिफाइन कर जाएगा, उस मुश्किल वर्ड को डिफाइन कर जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन, द स्पेनिश इंक्विजिशन हाइफन रिलीजियस कोर्ट ऑफ लॉ हाइफन वॉज वंस वेरी पावरफुल इन स्पेन। तो वन सेकेंड देखिएगा, इंक्विजिशन को अगर अलग से देखा जाए तो आपको इसका मीनिंग नहीं आता होगा, लेकिन आप देखें उसके बाद हाइफन लग गया, इट मीन्स कि वो जो मुश्किल वर्ड है वो एक्सप्लेन होने जा रहा है या डिफाइन होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या कहा उसने, रिलीजियस कोर्ट ऑफ लॉ। तो इस तरह से हाइफन आपकी हेल्प करेगा उस मुश्किल वर्ड के मीनिंग को समझने में। ज़ाहिर है एंटी टेस्ट के अंदर आप डिक्शनरी तो ओपन नहीं कर सकते अगर किसी वर्ड का आपको मीनिंग ना आता हो। नेक्स्ट वन, मोस्ट मैमल्स आर कॉर्ड्स ब्रैकेट्स फोर फुटेड एनिमल्स। अब यहाँ डेफिनेटली यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, तो कॉर्ड्स का मीनिंग तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, लेकिन हम वैसे इस पे बात करते हैं कि ऐसे लोग जिनको इसका मीनिंग नहीं आता, सपोज दे आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो उनके लिए अगर ब्रैकेट लगे नज़र आ जाए तो उसमें जो लिखा होगा वो उनकी डेफिनेशन होगी उस मुश्किल वर्ड की या एक्सप्लेनेशन होगी। तो इसका मतलब है कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, फोर फुटेड एनिमल्स को कहा जाता है। लास्ट पार्ट है जी इसी का जो सब डिवीजन थी, टू बी एज एन एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन। टू बी से मुराद होता है एस, एम, आर, वॉस और वर। जब आपके पास कोई मुश्किल वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, अगर उसके बाद आपको इस, एम, आर या वॉस वर लगा नज़र आ जाए या उसके आसपास, ज़रूरी नहीं बाद में आएगा, ठीक है, पहले भी आ सकता है, तो इट मीन्स कि मुश्किल वर्ड को एक्सप्लेन या डिफाइन कर दिया गया है। लेट्स सी, अ स्टोइक इज अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन अ प्लेयर। अगर आप स्टोइक वर्ड को अलग से देखते हो डेफिनेटली आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन इसके बाद क्या किया उसने, डिफाइन कर दिया कि अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन अ प्लेयर, वो शख्स जो खुशी गम से बेनियाज हो, वो कौन है, स्टोइक। इनफैक्ट स्टोइक कहते हैं दरवेश को, सूफी को। ज़ाहिर है आप जानते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए खुशी गम से बेनियाज होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसने क्रूशल रोल प्ले किया है। नेक्स्ट वन, अ थ्री प्रंग स्पेयर इज कॉल्ड अ ट्राइडेंट। देखिए हिंदुस्तान के अंदर आपने इस तरह का एक, जिसको तरशोल मेरा ख्याल है हिंदी में बाकायदा कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में थ्री प्रंग स्पेयर कहते हैं। अब ट्राइडेंट का मीनिंग अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस में इज़ आया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिफाइन या एक्सप्लेन है सेंटेंस के अंदर, तो ज़ाहिर उसने किया हुआ है थ्री प्रंग स्पेयर। क्लियर हो गया? तो जो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है थ्री प्रंग स्पेयर, उसे क्या कहते हैं आप, ट्राइडेंट। तो इस तरह से जो आपके बी फॉर्म्स होती हैं एज एम आर वॉज वर आपको हेल्प आउट करती हैं उसको मुश्किल वर्ड को अंडरस्टैंड करने में। मैं अगेन कहता चलो आपको नंबर 5 हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको पूरी डिटेल में इसको गाइड किया गया। लेट्स मूव फर्दर। कीवर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, once again this is also very important because his time was limited. Peter decided to read the dash novel memories in a dash or and dash edition. इस सेंटेंस के अंदर आपके पास यूज़ किया उसने बिकॉज हिज टाइम वाज लिमिटेड। ये सेंटेंस की फ्रेज है। अब ज़रा आइए पहले ऑप्शन की तरफ, फिर आपको बात समझ आएगी। इस की फ्रेज को अगर माइंड में रखा जाए कि टाइम लिमिटेड है, तो क्या लिमिटेड टाइम में कोई शख्स लेंथी नावल को उसके डिटेल्ड एडिशन में पढ़ना चाहेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इट मीन्स कि दिस की फ्रेज कैन हेल्प यू इन रीचिंग आउट योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, लेंथी एंड मॉडर्न। लिमिटेड टाइम में वंस अगेन लेंथी, फर्स्ट ब्लैंक में अगर आप फिल करते हैं लेंथी, सेकंड में आएगा आपके पास मॉडर्न। तो वंस अगेन दिस डजंट मेक सेंस। भाई लिमिटेड टाइम में कौन लेंथी नावल को पढ़ना चाहेगा? नो वन। तो ये भी आपके वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट वन, लेंथी नॉवल शॉर्ट एडिशन, या दिस इज आवर आंसर। गुड, बट वेट, जब तक लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ रही आपने आंसर को क्लिक नहीं करना। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑलवेज कंट्रोल योर EQ व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल फॉर एंट्री टेस्ट। व्हाट इज़ EQ? इमोशनल क्वोशेंट। तो ये नहीं कि हाँ यही आंसर है, यस मिल गया, टिक कर दें, ऐसा नहीं करना आपने। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लेंथी एब्रिज्ड। अब ये एब्रिज्ड क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। अब रियल क्लासरूम में, जिसको ऑन कैंपस क्लासरूम कहा जाता है, कुछ लोग फिजिकल क्लासरूम भी कहते हैं, क्लियर, पिछले 12 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हर क्लास में जब भी ये सेंटेंस मैंने दिया
तो बिलीव यू मी, बच्चों ने फ़ौरन कहा चार्ली इज़ द राइट आंसर। लेंथी शॉर्ट बट डल्ट आंसर है आपका। कैसे, आइए देखते हैं। देखें, आप जब भी बात करते हैं, आप कहते हैं यार वो टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का फिजिक्स के, लेट्स से यार चैप्टर बड़ा लेंथी है यार बुक बड़ी लेंथी है। ठीक है, कभी आपने कहा कि बुक बड़ी शॉर्ट है? नहीं। ठीक है, तो बुक के लिए क्या करते हैं आप? बेसिकली लेंथी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं अब आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, आप एक वर्ड आपके पास होमवर्क करना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? टू डू होमवर्क। फिर आपके पास एक फ्रेज़ है जी शोर करना, इसकी इंग्लिश क्या होगी आपके पास? टू मेक अ नॉइस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी आपके पास क्या लफ्ज़ आ रहा है? करना। यहाँ भी आपके पास क्या आ रहा है? करना। यहाँ पे आपने करना इंग्लिश की है डू से, यहाँ पे करना की इंग्लिश आपने बनाई है मेक से। क्लियर? क्यों? देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में इस चीज़ को कहा जाता है कोलोकेशन। कोलोकेशन में को मीन्स टुगेदर, क्लियर? लोकेशन मीन्स प्लेस्ड। तो मीनिंग क्या बना? द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड टुगेदर। तो होमवर्क के साथ जो प्लेस किया जाता है वो डू का वर्ड है, नॉइस के साथ जो वर्ड प्लेस किया जाता है वो मेक का है। हालांकि उर्दू में दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है? करना करना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। कोलोकेशन कहती है कि होमवर्क के साथ डू लगाओ और नॉइस के साथ क्या लगाओ? मेक। अब आ जाइए वापस हमारे आंसर की तरफ। देखिए, एवरेज का मतलब शॉर्ट ही होता है, लेकिन हमने उसको टिक नहीं कर सकते चार्ली को। क्यों? क्योंकि बुक की कोलोकेशन कहती है कि बुक के साथ आपको एवरेज का वर्ड यूज़ करना है, शॉर्ट का नहीं। हालांकि एवरेज का मीनिंग वही है, लेकिन कोलोकेशन आपको कह रही है कि शॉर्ट वर्ड जो है वो ग्रुपिंग नहीं कर सकता बुक के केस में, या नॉवल ज़्यादा बुक ही होता है। क्लियर हो गया? तो एवरेज वुड बी योर राइट आंसर। क्लियर? होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन इज कॉमन सेंस। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे क्लियर करता चलूँ, बल्कि एक क्वेश्चन करता चलूँ आपसे। इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न इन अफ्रीका, तो सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द कलर ऑफ हिज टीथ, वाइट और ब्लैक? अब आप सुनने वाले ज़्यादातर लोगों के जहन में आ रहा होगा, कुछ लोगों के वाइट, ज़्यादातर लोगों के जहन में वाइट आएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि रियल क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो ज़्यादातर बच्चे वाइट कहते हैं, कुछ ब्लैक भी कह देते हैं। बहुत कम 1% या 2% होते हैं जिनका कॉमन सेंस जाग रही होती है और वो कहते हैं कि जी जब बच्चा बोर्न होता है तो उसके दांत नहीं होते। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन सेंस। तो याद रहे, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा है कि एंटी टेस्ट में EQ को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। EQ के बाद याद रखिएगा अपनी कॉमन सेंस को हमेशा आपने जगा के रखना है। क्लियर? तो कॉमन सेंस की हेल्प से आपने चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, द साइंटिस्ट ट्राई टू टेस्ट द रैट्स डैश टू सी हाउ इट एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। देखिए, कॉमन सेंस कह रही है कि रैट की नोबिलिटी तो चेक नहीं हो रही, कौन सा वो दूल्हा है, कोई लड़का है जिससे लड़की ब्याह नहीं है, कि उसकी नोबिलिटी को देखा जाए, ना ही उसकी अडॉप्टेबिलिटी। देखें, आप कहते हो जी उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया, क्लियर हो गया? तो अडॉप्ट इंसान करते हैं, तो इसका मतलब है कॉमन सेंस की बात है, रैट के लिए ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया जाएगा। चार्ली अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। अब देखिए वहाँ पे आपके पास सेंटेंस में एडजस्ट का की वर्ड भी मौजूद था, पीछे अभी हमने बात की है की वर्ड और की फ्रेज की। एनी हाउ, अभी आंसर टिक नहीं करेंगे हम। सोशेबिलिटी को देख लें। भाई रैट की कौन सी सोशेबिलिटी का वर्ड तो ज़ाहिर इंसानों, कॉमन सेंस की बात है कि इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है चार्ली ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कॉमन सेंस से आप हेल्प लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कॉमन सेंस के अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि एक और ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारे कीवर्ड्स भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। पीछे ये देखिएगा, अभी नंबर 6 पे हम कीवर्ड्स की हेडिंग करके आए थे कि सेंटेंस में कोई ऐसा कीवर्ड, कोई ऐसी की फ्रेज होती है विच हेल्प्स यू टू रीच आउट योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8 पे। बहुत इंपॉर्टेंट, वंस अगेन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप में से वो स्टूडेंट्स जो पंजाब बोर्ड के हैं उन्हें स्टेंजा एक पेपर में आया करता है फर्स्ट ईयर में। आपको वहाँ पे पहले रेफरेंस लिखना होता है स्टेंजे का, फिर कॉन्टेक्स्ट देना होता है, एंड देन यू एक्सप्लेन द स्टेंजा। देखिए
उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग कई बच्चों को नहीं आता। आज मैं आपको बताता चलूँ कि कॉन्टेक्स्ट का आसान ज़बान में मतलब होता है सिचुएशन, बस। क्लियर? तो देखें, सेंटेंस पढ़िएगा ज़रा, पहले फैसला कीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाते हैं। ही ऑलवेज विन्स रेस बिकॉज ऑफ हिज डैश। ठीक है भाई, वेल्थ पाकिस्तान का केस हो तो वेल्थ भी चलती है। बहरहाल हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो वेल्थ आंसर तो हो नहीं सकता। पावर, स्टेमिना या सेलेब्रिटी का मीनिंग नहीं आता। क्लियर? तो आई थिंक सो स्टेमिना, यस, दिस वुड बी माई आंसर। वंस अगेन आपसे वही बात, क्लास में जब मैं ये सेंटेंस देता हूँ तो बच्चे कुछ पावर पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, जी पावर आंसर होगा, कुछ स्टेमिना। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, जैसा भी हमने बात की है कॉन्टेक्स्ट की, मैंने आपको एग्जांपल दी है। कॉन्टेक्स्ट मीन सिचुएशन। देखें, सिचुएशन चल रही है रेस की। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेस व्हाट डू यू नीड द मोस्ट इज स्पीड। क्लियर? पावर एक जनरल चीज़ है विच इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरीथिंग यू डू यू नीड पावर। इवन आप खाना भी खाने हैं, अपने हाथ को आपने यहाँ तक लाना है, इसके लिए भी पावर चाहिए आपको। क्रिकेट खेलने के लिए पावर चाहिए आपको इवन स्टडी करने के लिए आपके पावर होगी तो बैठ कर स्टडी कर सकेंगे ना आप। तो पावर इज़ अ वेरी जनरल टर्म विच इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। सेम इज अ केस स्टेमिना। स्टेमिना भी आपको ज़िंदगी के हर काम में चाहिए। आप अक्सर कहते हैं भाई मैं 8 घंटे पढ़ने का स्टेमिना नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, क्रिकेट का स्टेमिना नहीं है, खेलने का स्टेमिना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इस तरह तो स्टेमिना वर्ड जो है, खाना खड़े होकर पकाने का स्टेमिना नहीं है मेरे अंदर। तो स्टेमिना, पावर, ये एक जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी के हर मैदान में, हर चीज़ में चाहिए होती हैं। हमारा रेस का जो सिचुएशन यानी कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पर्टिकुलर जो चीज़ चाहिए होती है वो स्पीड होती है। स्पीड के लिए आंसर है सेलेरिटी। इसका मतलब है स्टेमिना भी नहीं आंसर हो सकता, पावर भी आंसर नहीं हो सकता। नो डाउट रेस के लिए पावर भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि पावर, स्टेमिना तो आपको हर चीज़ में चाहिए, ठीक है। तो रेस के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, रेस की सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलर जो चीज़ काउंट कर रही होती है वो क्या होती है? स्पीड। तो इसलिए आपका आंसर होगा सेलेरिटी। नाउ मूव ऑन। प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग, ये आप में से अक्सर लोग हमेशा से करते आ रहे हैं सिंस योर मैट्रिक क्लासेस। करना क्या है इसमें? जो ऑप्शन वर्क नहीं कर रही उसको रिप्लेस कर दें बीटा के साथ। नहीं काम वो भी अगर सूट नहीं कर रही है, चार्ली से रिप्लेस करा दें, एंड सो ऑन। आइए देखते हैं। Because John didn't know the dash of the task assigned to him, he walked at it in a very dash way. फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास अल्फा में है पर्पस ऑफ द टास्क, दूसरी में ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा डिलीजेंट वे। डिलीजेंट मीन हार्ड वर्किंग। मेथड, बीटा ऑप्शन में अगर जाते हैं आप, मेथड ऑफ द टास्क, तो देन में आ जाएगा सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा ड्यूटीफुल वे। और चार्ली में हमारे पास है पॉइंट ऑफ द टास्क, एंड फिर क्या आ जाएगा आपके पास? केयरलेस वे। डेल्टा में है फंक्शन एंड सिस्टमेटिक वे। देखिए, आप अल्फा को प्लेस कीजिए पर्पस एंड डिलीजेंट वे। भाई अगर आपको किसी चीज़ का पर्पस ही नहीं पता, क्या आप उसे डिलीजेंट वे में कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। एक चीज़ का पर्पस पता ही नहीं है आपको। नेक्स्ट वन, तो अल्फा आंसर नहीं हो सकता आपका। मेथड ही नहीं पता होगा किसी चीज़ का आपको, क्या उसे आप ब्यूटीफुल तरीके से करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, उसमें तो दिल लगेगा ही नहीं ना भाई, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होगा। पॉइंट, पॉइंट ऑफ द टास्क, पॉइंट का यहाँ पे मतलब है वाई टू डू इट, कि ये काम करना क्यों है। तो अगर आपको किसी चीज़ को करना पता ही ना हो आपको उसका पॉइंट यानी करना क्यों है, तो ज़ाहिर है फिर आप उससे कैसे करते हो? इन अ केयरलेस वे। क्लियर? लास्ट वन पे फंक्शन सिस्टमैटिक। भाई जिस चीज़ का आपको फंक्शन ही पता नहीं होगा, क्या उसको आप सिस्टमैटिक वे में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने वन बाय वन ऑप्शंस को देखना है कि जो ऑप्शन वर्किंग नहीं कर रहे उसको आप कट डाउन करते चले जाएंगे और एक्सक्लूड करते चले जाएंगे, जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टूल है जी हमारा एक्सक्लूडिंग ऑप्शंस। वंस अगेन ये आप करते चले आ रहे हैं अपने मैट्रिक्स से कि जो ऑप्शन काम नहीं कर रही उसको एक्सक्लूड करके बाकियों को देख लें। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। द डैश रूम हैड नॉट बीन यूज ओवर मैनी ईयर्स बिकॉज इट कुड हैव कोलैप्स एनी टाइम एंड क्लेम मैनी लाइव्स। जो रूम इतने अरसे से यूज़ नहीं हुआ था, वो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्लेम मैनी लाइव्स, कि उसकी छत वगैरह गिर सकती है, वो लोगों की जिंदगियाँ ले सकता है। तो वाइड तो ज़ाहिर सेंस नहीं बना रहा, अटैच भी नहीं बना रहा, डेकोरेटिव नहीं बना रहा, डायलेपिडेटेड मीन्स खस्ता हाल। तो ये आपका आंसर होएगा। क्लियर हो गया? तो जो ऑप्शन नहीं काम कर रही उसको एक्सक्लूड कर देना, सिंपल। आई कैचर्स, once again this is very much important. Physical laws do not force bodies to act in a specific way, semicolon, they merely dash the way how they behave. once again जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बच्चे क्या करते हैं फिजिकल क्लासेस के अंदर कि डिटरमिन को आंसर कर देते हैं। क्लियर? याद रहे यहाँ पे फिजिकल लॉज जो होते हैं चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं। क्लियर?
याद कीजिए, आप क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी कहना आपने, ठीक है। तो देखिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया आपने, स्टेट्स। तो याद रखिएगा, लॉज जो होते हैं चीज़ों को स्टेट कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, डिटरमाइन नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है आपका डेल्टा आंसर होना चाहिए, ना कमेंट्स। आपका कमेंट्स मीन स्टार्ट, ना ये आंसर हो सकता है, ना कमांड नहीं करते लॉस किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका आपका मतलब आपका आंसर क्या होगा, डिस्क्राइब। अब यहाँ पे आपकी हेडिंग का नाम क्या था, स्टूल का नाम क्या था, आई कैचर्स। हेयर कैचर्स का नाम तो आपने सुना होगा, आज आई कैचर भी सुन लीजिए। देखें होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को ही टिक कर देते हैं कि जी ये आंसर है। याद रहे, सम टाइम अल्फ़ा के अंदर ऐसी ऑप्शन दी जाती है जो आई कैचर होती है। यानी आई कैचर मीन्स कि जब आप उसको रीड करते हैं थ्रू योर लेंस ऑफ आइस, तो आपको लगता है यही आपका आंसर है। तो ये जानबूझ के ऐसी चीज़ की जाती है कि पहला ऑप्शन ही आपको अपना आंसर लगना लग जाता है। तो आपने वहाँ पर वंस अगेन कंट्रोल योर EQ एंड देन रीड द अदर ऑप्शन, देन डिसाइड योर आंसर। ओके, नाउ वी मूव ऑन। Beware of negative prefixes. The damage to the car was insignificant. देखिए significant एक रूट है, इसके साथ प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, इनका। नेक्स्ट वन, द डैमेज टू द कार वॉज नॉट इनसिग्निफिकेंट। वंस अगेन सिग्निफिकेंट के साथ प्रीफिक्स क्या आ रहा है, इन। याद रहे इन एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, उसके साथ देखिएगा नॉट का नेगेटिव वर्ड भी मौजूद है। बिफोर फर्दर मूविंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। There are two types of words in English language, content words and function words. Clear? Now what's the difference between these two things? Content words are noun, adjective, adverb, and function words are preposition, pronoun and conjunction. क्लियर? देखिए कंटेंट वर्ड्स डिक्शनरी के उन वर्ड्स को कहा जाता है जो हम नए ऐड कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन डिक्शनरीज। देखें, क्या आज से कुछ सालों पहले आपका ये कंप्यूटर, क्या इसका ये वर्ड डिक्शनरी में मौजूद था? बिल्कुल नहीं था। साइंस एंड डेवलपमेंट की कंप्यूटर बना, इस वर्ड को हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया। क्लियर हो गया। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं। तो याद रहे कि नाउन जो है, एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है, ये बनते रहते हैं नए। क्लियर है। तो डिक्शनरी में नए ऐड होते रहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कंटेंट वर्ड्स। और फंक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ ग्रामर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस के अंदर, और जो लैंग्वेज जब से बनी है तब से वो उतना ही है। प्रेपोजिशन की बात कर लें आप, प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन हमेशा से वही है, ही, यू, वो, वी, आई वगैरह वगैरह। इस तरह कंजंक्शंस। क्लियर हो गया। तो इस सेंटेंस में क्या करते हैं, सिर्फ कोई ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज़ याद रखिएगा, कंटेंट वर्ड्स कैरी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। थोड़ा आसान करते हैं इसे, अगर आपको भूल जाए बाकी बातें तो याद रखिएगा, कंटेंट वर्ड्स कैरी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड फंक्शन वर्ड्स परफॉर्म अ ग्रामेटिकल रोल इन अ सेंटेंस। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे अभी आपने पढ़ा, अगर आप इसके अंदर आइए, वापस चलते हैं हम। डैमेज, कार, इनसिग्निफिकेंट, ये आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। क्लियर। इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं हम, ये आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। क्लियर। दी ग्रामेटिकल रोल प्ले कर रहा है, फंक्शन वर्ड। टू प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, ये भी उसमें जाएगा फंक्शन वर्ड्स में। वॉज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो आपको पता है जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो भी लिमिटेड है, जब से लैंग्वेज बनी उतना ही है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होता क्या है, जब आप कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं और या मूवी देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, तो याद रखिएगा उसके जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं सिर्फ वही माइंड में रह जाते हैं। फंक्शन वर्ड्स इंसान भूल जाता है। STM और LTM का कॉन्सेप्ट तो आपको होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो याद रहे कि ये जो आपके होते हैं ना फंक्शन वर्ड्स, जब आप दोबारा से याद करना चाहें तो आमतौर पर एग्जैक्ट याद बहुत कम आते हैं। क्लियर। तो सिर्फ कंटेंट वर्ड्स ही मीनिंग चूँकि कन्वे कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो वही उसमें माइंड में रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में आइएगा जरा, आपका फंक्शन कंटेंट वर्ड क्या था, इनसिग्निफिकेंट, और नॉट यहाँ पे सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन वर्ड। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हुआ क्या, इनसिग्निफिकेंट में इन क्या है, नेगेटिव प्रीफिक्स, और नॉट खुद भी क्या होता है, नेगेटिव प्रीफिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा
कि आप जानते हैं मैथ्स का रूल, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, यानी दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी क्या बच गया, सिर्फ सिग्निफिकेंट का वर्ड। तो मीनिंग क्या निकला, द डैमेज ऑफ द कार वाज सिग्निफिकेंट, यानी अच्छा खासा डैमेज हुआ है गाड़ी को। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसलिए याद रखिएगा कंटेंट वर्ड्स को साथ साथ फंक्शन वर्ड्स को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ये ना हो कि सर कंटेंट वर्ड माइंड में रह जाए और फंक्शन वर्ड्स की वजह से आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही ना पाए। क्लियर। ऊपर देखिएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है, यानी गाड़ी को डैमेज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। डोंट वरी, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।